तो दोस्त क्या आप जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था, या कह सकते हो उसकी जो डिस्कवरी की थी, तो जो फर्स्ट ऑब्जर्व किया था वो ऑब्जर्व किया था जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, इनका नाम क्या है? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो क्लियर है ना? जेम्स प्रेस्कॉट जूल, देखो इनका नाम के पीछे है जूल, तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जो एनर्जी की यूनिट है उस वो भी क्या होती है? जूल। तो एनर्जी की यूनिट जूल को इनको ऑनर करने के लिए रखा गया था, यानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल को ऑनर करने के लिए एनर्जी की जो एसआई यूनिट है उसको जूल रखा गया है। क्लियर है? तो ये तो एक बात हो गई। और हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो जूल्स ने दिया था, यानी ये तो क्लियर है जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने दिया था। तो उन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए एक लॉ दिया था जिसको बोला गया था जूल्स लॉ। तो हम जानेंगे व्हाट इज जूल्स लॉ, यानी इस वीडियो के अंदर हम ये भी समझेंगे कि जूल्स लॉ क्या है, और साथ में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये तो क्लियर है हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि ऑब्जर्व की थी जेम्स प्रेस्कॉट ने, वो कितना अमाउंट होगा, ये कैलकुलेट कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कितनी हीट एनर्जी है। क्लियर है? ये सारी बातें हम अपनी आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज का हमारा एक टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो हीटिंग इफेक्ट जो है वो आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट का एक हीटिंग इफेक्ट। जैसे आपने ये आयरन देखा होगा, इस आयरन को क्या करते हो आप? एक बोर्ड में स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिक करंट आता है, आपको एक हीटिंग इफेक्ट मिलता है। तो इसीलिए नाम क्या पड़ गया? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट आया, उसने एक इफेक्ट प्रोड्यूस किया, हीट। तो ये एक एग्जांपल हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ये हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। एक और यहाँ पर देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है, तो विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, ये हीटर्स घरों में यूज होते हैं। तो ये भी किस पे बेस्ड है? आप इलेक्ट्रिक करंट देते हो, ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक हीटर हो गया। आगे एक और एग्जांपल है गीजर, जो आपके बाथरूम में लगे होते हैं। तो जो ये गीजर होते हैं इनका भी काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि आपकी डेली लाइफ में ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और एक आपने ये भी देखा होगा, जो हीटर होता है उसकी रॉड होती है वो एकदम से येलोइश कलर, रेड कलर पड़ जाती है, वो ऐसे कॉइल्स होते हैं, वो ये हो गया, वो भी हीटिंग इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड है। अब बात आती है कि ये हीटिंग इफेक्ट है क्या, इसको समझेंगे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द फिनोमिनन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ रजिस्टर बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो फिनोमिनन है जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने पर एक हीट प्रोड्यूस होती है, उस फिनोमिनन को ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, या फिर जूल हीटिंग भी बोला जाता है। जूल हीटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको जो ऑब्जर्व किया वो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने किया था। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ आ गया, एक फिनोमिनन है। आगे बात करते हैं जूल्स लॉ की, कि भाई ये तो क्लियर हो गया कि भाई हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अब इन्होंने बोली जो जूल्स लॉ है, उन्होंने एक लॉ दिया था इस हीटिंग इफेक्ट के बारे में कि हीट तो प्रोड्यूस होगी, वो इस तरह से होगी। तो क्या लॉ था वो समझेंगे। तो इन्होंने बोला पहले तो कंसीडर अ कंडक्टर ए बी ऑफ रेजिस्टेंस आर। पहले तो आप किसी कंडक्टर को ले लो ए बी जिसका रेजिस्टेंस हो आर। तो ले लेता हूं, चलो ठीक है, पहले कंडक्टर ले लो ए बी जिसका रेजिस्टेंस होना चाहिए आर। तो यहां पे मैंने एक रजिस्टर लिया आर, एक कंडक्टर लिया ए बी, और इसका रेजिस्टेंस ले लिया मैंने आर। ठीक है, तो जैसा बोला गया कंसीडर अ कंडक्टर ए बी एक कंडक्टर लिया ऑफ रजिस्टर आर, अ सोर्स ऑफ ईएमएफ मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस बी। एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है, कोई भी लगा होगा, चलो बैटरी लगा दी। सोर्स ऑफ ईएमएफ है जो यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है पोटेंशियल वी, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? वी। ठीक है, ए बी के अलोंग या ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल है हमारा वी। क्लियर है? और यहाँ पे एक ईएमएफ है जो इसे वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, एंड सेंड अ स्टेडी करंट आई फ्रॉम ए टू बी। अब ए टू बी एक करंट जा रहा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव बनाया है, मैंने नेगेटिव बनाया है। हम सब जानते हैं करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो जो हमारा करंट है वो किधर जा रहा है? ए टू बी जा रहा है। अब करंट ए टू बी जा रहा है, इसका मतलब क्या? ध्यान दे कॉन्सेप्ट को समझना कि ए टू बी जो करंट जा रहा है, इसका मतलब करंट हमेशा कहाँ फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं क्या यहाँ ये कह सकता हूँ कि ए का पोटेंशियल हाई है,
बी का पोटेंशियल लो है, क्योंकि करंट जा रहा है। तो करंट फ्लो कहाँ करता है, हमने डिस्कस किया था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में। कहाँ, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे साफ साफ कह सकता हूँ जो मेरा वी ए है वो ग्रेटर है वी बी से, हाँ कि ना, वी ए ग्रेटर है वी बी से, यानी कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है। अगर हायर है तो अगर मैं इसे करूंगा वी ए माइनस वी बी तो मेरे को जीरो से बड़ा मिलेगा। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू जीरो अगर होता तो पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है, करंट फ्लो ही नहीं करता। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इनका डिफरेंस जीरो से क्या है, बड़ा है, यानी वी ए माइनस वी बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो वही लिखा है वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि v इज ग्रेटर देन जीरो। जो ये v है ना वो जीरो नहीं है, क्योंकि अगर v जीरो होता मेरे भाई तो फिर आपका करंट कैसे फ्लो करता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो v इज ग्रेटर देन जीरो, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, और v ए माइनस वी बी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है, नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो आगे बोला है, वही डायग्राम मैंने फिर से बना दिया जो वहां बनाया हुआ था, ए बी, ये नाम दे दिया ए बी, ये रहा पोटेंशियल वी है, करंट आई गया, बैटरी ये रही। अब द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो, चाहे अंदर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन पोटेंशियल ड्रॉप तो इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा। तो चाहे यहाँ ए बी मान लो, चाहे कॉर्नर पे ए बी मान लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ चार्ज कितना फ्लो करेगा, इन्होंने बोला है अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, तो कितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना करंट जा रहा है यानी कि आई, और जितने समय के लिए जा रहा है यानी कि टाइम, पता चल जाएगा चार्ज कितना है। तो Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई इंटू टी, यानी आपने भाई इलेक्ट्रिक करंट आई भेजा, टी टाइम के लिए गया, तो उसके अंदर Q चार्ज फ्लो किया। आपको टोटल चार्ज पता चल गया, आगे बात करूंगा। एज द चार्ज Q मूव थ्रू अ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल ऑफ मैग्नीट्यूड V, आप साफ साफ देख रहे हो जो करंट फ्लो कर रहा है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल में कर रहा है, क्योंकि जो ये रजिस्टर है हमारा, ये A है, ये B है, ये हमारा हायर पोटेंशियल है और ये हमारा लोअर पोटेंशियल है VB। तो भाई जो करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, और पोटेंशियल भी एक तरीका क्या होता है, वर्क डन ही होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी HPE, हाई पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे होगी लो पोटेंशियल एनर्जी, LPE से डिनोट कर दिया। मानते हो कि नहीं मानते हो, यानी हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, यानी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब इसकी बात करेंगे। एज द चार्ज क्यू मूव थ्रू अ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल ऑफ मैग्नीट्यूड V, इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बाय द अमाउंट। अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी पता कर लो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जितनी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता चल जाएगा भैया कितनी कम हो गई। तो वही किया कि U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट B, जितनी B पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एक A, तो जितना भी डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हुआ। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी V पे कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी V पे कितनी होगी। अब इसे निकालने के लिए जो QVB लिखा है वो कैसे लिखा समझाता हूं। अब देखो ध्यान से समझना, हायर पोटेंशियल एनर्जी है वो, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी हायर पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था तुमने, V इक्वल टू होता है W/Q, याद है कि नहीं, कि पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी फॉर्मूला याद रखना है, V इक्वल टू W/Q होता था। और जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है वो भी एक तरीका क्या होता है, एनर्जी। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि V इज इक्वल टू E/Q, यानी एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अगर मुझे एनर्जी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, Q को इधर ले आऊं, V इंटू क्यू इक्वल टू E। कहने का मतलब है जब भी एनर्जी निकालनी हो तो जो पोटेंशियल है उसमें मल्टीप्लाई कर दो जितना चार्ज वहां से जा रहा है। हमने अभी भी निकाल लिया कितना चार्ज जा रहा है, Q चार्ज, और हमें दोनों के पोटेंशियल पता है, क्योंकि एनर्जी क्या कह रही है, चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो जो वहां का पोटेंशियल है। तो पता करते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना यहाँ चार्ज है यानी कि Q मल्टीप्लाई बाई यहाँ का पोटेंशियल यानी कि VA। अब पता चल जाएगा यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल है VB, पता करना है भाई कितना चार्ज है, भैया जितना चार्ज अंदर गया उतना चार्ज इधर आएगा, तो यहाँ भी Q चार्ज है, तो चार्ज भी पता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल भी पता है VB, तो यानी उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल, फॉर्मूला कह रहा है मेरा। तो इसीलिए QVB इज द चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल एट B, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी QVB और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी QVA। क्लियर है, Q और यहाँ का पोटेंशियल VA।
ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई मेरे भाई। हायर पोटेंशियल एनर्जी माइनस लोअर पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इससे क्या पता चल गया हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। अब एक काम करो, इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्यू वी ए को पहले लिख लिया और क्यू वी बी को बाद में लिख दिया। ऐसा इन्होंने क्या किया वो अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो क्यू दोनों जगह कॉमन है, बाहर ले लिया माइनस का क्यू, तो माइनस का क्यू जैसे कॉमन लिया, अंदर बचा वी ए माइनस वी बी। ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इन्हें पता है वी ए माइनस वी बी कितना निकल आएगा, जो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है वी। वी ए माइनस वी बी जब करोगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल जब करोगे, तो आपको इनका पोटेंशियल डिफरेंस वी पता चल जाएगा। तो इन्होंने वी ए माइनस वी बी की जगह पे वी यूज कर लिया। क्लियर है, ये समझ आया ना। ये स्टेप यहाँ से कैसे आ गया, नहीं आया फिर से यहाँ बता देता हूँ, छोटा सा देख के देख लेना भाई। माइनस क्यू वी ए पहले लिख लिया, प्लस क्यू वी बी बाद में लिख लिया, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या किया, माइनस का क्यू बाहर ले लिया। अब एक बात बताओ, जब तुम माइनस का क्यू बाहर ले लोगे मेरे भाई, तो अंदर क्या बचेगा, वी ए बचेगा, किसका, प्लस का, माइनस का क्या बचेगा, वी बी। तो वही तो लिखा है वी ए माइनस का वी बी। और हम जानते हैं वी ए माइनस वी बी क्या होगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला है, वी, तो माइनस का क्यू वी। क्लियर है, और ये जीरो से कम होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है और माइनस में आई है, माइनस का क्यू वी। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि चार्ज जब आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो आपका ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है, तो वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। और कितनी डिक्रीज हुई है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में, माइनस का क्यू वी। क्लियर है, नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। अब आगे बात आती है, तब पता चल गया, इफ द चार्ज मूव थ्रू द कंडक्टर विदाउट सफरिंग कोलिजन। अब इन्होंने एक पॉइंट डाल दिया कि मान लो चार्ज मूव कर रहा है विदाउट कोलिजन। अब देखो ये थोड़ा आइडियल फिजिक्स आ गई कि ये मान के चलना है कि अब कोलिजन कोई नहीं होगा, चार्ज जा रहा है, बड़े प्यार से जा रहा है, कोई बीच में मिल ही नहीं रहा, ठीक है भाई। Their kinetic energy would change so that the total energy is unchanged by the conservation of energy. The change in kinetic energy must be. अब हम क्या जानते हैं कि भैया पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी ना, अगर इस पॉइंट की तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, तो भैया काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही होगी। ये तो पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। अब ये कह रहा है कोई कोलिजन नहीं हो रहा भैया, जितनी एनर्जी लेके चले थे उतनी ही एनर्जी है, तो मान लेंगे कि जितनी एनर्जी कम हो रही है वही काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, क्योंकि एनर्जी का वेस्टेज नहीं हो रहा ना, कहीं पर एनर्जी वेस्टेज नहीं हुई। और जब एनर्जी वेस्ट नहीं हुई तो भैया जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ कहाँ गया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो कहता है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो भैया जितना लॉस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में वही कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। यानी कि जो माइनस क्यू ई पोटेंशियल एनर्जी आई थी वही आपकी बन गई है वो काइनेटिक एनर्जी। हाँ कि ना, समझ आ गई बात। तो वही लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी अब कितनी हो गई, के इक्वल टू माइनस यू, यानी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, माइनस यू। अब के इक्वल टू माइनस यू हो गया तो माइनस और एक माइनस पहले से था क्यू वी, यानी ये आ गया पॉजिटिव। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी आपकी डिक्रीज हुई थी क्यू वी, उतनी काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ गई क्यू वी। फर्क कितना आ गया, ये बढ़ने का है क्योंकि पॉजिटिव क्यू वी आया है, वहां नेगेटिव क्यू था, क्यू वी था क्योंकि वहां पर डिक्रीज हुई थी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। तो क्यू का वो लगा दो, टोटल चार्ज कितना अभी भी निकाला था कि करंट आई फ्लो कर रहा है, टी टाइम के लिए फ्लो करेगा, तो टोटल चार्ज कितना होगा, आई टी इंटू वी। तो फॉर्मूला आ गया वी आई टी, जो कि 0 से ज्यादा होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी हमारी आ गई वी आई टी। कितनी आ गई, वी आई टी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, and I is the electric current flowing through the conductor, and T is the time taken by the electric current in flowing from point A to point B. क्लियर है। तो यहां पर अपन का हो गया भाई काइनेटिक एनर्जी VIT आ गई। अब ये क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी gained by the electron is shared with the metallic ions. These ions on vibrate more vigorously and the conductor get heated up. तो जो ये काइनेटिक एनर्जी है यही ट्रांसफर हो जाती है मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन में, और वही मॉलिक्यूल वाइब्रेट करके एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि यही काइनेटिक एनर्जी बदल के हीट एनर्जी में आपको मिल जाएगी। यानी अगर काइनेटिक एनर्जी VIT आई है
तो यही कन्वर्ट होकर हीट एनर्जी बन जाएगी। तो फॉर्मूला बन गया हीट एनर्जी का VIT। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट इन कंडक्टर इन टाइम t इज कितनी होगी, वो होगी आपकी VIT, यानी H इक्वल्स टू आ गया VIT, क्योंकि भाई काइनेटिक एनर्जी VIT थी। काइनेटिक एनर्जी क्या थी मेरे भाई, VIT। अब जितना काइनेटिक एनर्जी था वही तो डेसिपेट होके हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है वाइब्रेट करके, तो यानी हीट एनर्जी कितना हो गई, VIT। तो एक तो एक्सप्रेशन हो गया H इक्वल्स टू VIT। तो मेन फॉर्मूला तो मेरे भाई यही हो गया, लेकिन क्या करते हैं ये लोग कि एक फॉर्मूले के टर्म्स बदल के दूसरी फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे अब किसी ने कहा एक काम करो मुझे V नहीं चाहिए, V को हटा दो, V को हटा दो, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं उस लॉ के अकॉर्डिंग, भाई V इक्वल्स टू क्या होता है IR। तो अगर V को हटाना है तो उसकी जगह IR लगा दो, क्या दिक्कत है भाई, जब V नहीं लगाना तो IR लगा दो, ठीक है। V की जगह लगाया IR, इनटू का I इनटू का T, भाई एज इट इज रहना चाहिए ना जो है। तुम V हटा रहे हो तो V के इक्विवेलेंट कुछ ले आओ, तो वही ले आए। तो V का इक्विवेलेंट कितना आ गया IR, मल्टीप्लाई कर दो I इंटू I स्क्वायर RT, यानी हीट एनर्जी का एक और नया एक्सप्रेशन मिल गया I स्क्वायर RT। क्या मिल गया, I स्क्वायर RT। अब किसी ने बोला कि नहीं भैया हमें तो ये भी नहीं चाहिए, I नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, I नहीं चाहिए यार, क्या नहीं चाहिए, I नहीं चाहिए। तो क्या करें, आप कोई नया फॉर्मूला ढूंढो जिसमें I ना आता हो। तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, V अपॉन R, R को यहाँ पहुंचा दो, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्वल्स टू I। तो जहां I लिखा है वहां V लगा दो, क्या लगा दो, V लगा देता हूं, देखो ध्यान से। I की जगह लगाऊंगा V अपॉन R, I की जगह जब लगाऊंगा V अपॉन R, तो जब भैया I का स्क्वायर है तो V भाई R का भी स्क्वायर होगा, यानी V स्क्वायर R स्क्वायर। जब भाई I की इक्वल्स टू V अपॉन R है, I का स्क्वायर करोगे तो V का भी होगा, R का भी होगा, तो V स्क्वायर भाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई भाई R इंटू टी, एज इट इज है, R इंटू टी एज इट इज है। R से एक पावर कट गई, बचा क्या, V स्क्वायर बाई टी, V स्क्वायर टी बाई R, अरे इधर लिख देता हूं यार, V स्क्वायर टी बाई R। तो देखना वही लिखा है V स्क्वायर टी बाई R। तो कहने का मतलब है हीट एनर्जी के भाई तीन एक्सप्रेशन है, चाहे तो बोल लो हीट एनर्जी इक्वल्स टू VIT, चाहे बोल दो हीट एनर्जी इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, और चाहे बोल दो हीट एनर्जी इक्वल्स टू V स्क्वायर टी बाई R। चॉइस इज योर्स। क्लियर है मेरे भाई, आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा था किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। अब छोटा देखो टॉपिक है वो भी साथ में डिस्कस कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर सिंपल, जितनी जो ये एनर्जी पड़ी है ना, कितनी एनर्जी है उसका वर्क डन पर यूनिट टाइम, या एनर्जी पर यूनिट टाइम जो कैलकुलेट होता है वही पावर होता है। बात करेंगे। और पावर के बारे में एक और चीज है, जब भी आप कोई डिवाइस लेने जाते हो या अप्लायंस लेने जाते हो तो आपको याद होगा उसमें पावर लिखी होती है कि भैया ये 10 वॉट का है। सुना है, बल्ब लेने जाओ, कितने वॉट का भैया बल्ब चाहिए, 10 वॉट का दे दो, 100 वॉट का दे दो, 200 वॉट का ले जाओ, तो वो पावर होती है। तो पहली बात तो क्लियर है, पावर हमें पहले से मेंशन होती है डिवाइस की। अब पावर का काम क्या होता है, फायदा क्या होता है तुम्हें पता है कि ज्यादा पावर का है तो ज्यादा लाइट देगा। अगर बल्ब आपकी ज्यादा पावर का है तो लाइट भी क्या देगा, ज्यादा देगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखो, ज्यादा लाइट देगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी लेगा, ज्यादा एनर्जी भी लेगा। तो एक तरीके से पावर हमें यही बताती है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तुम इलेक्ट्रिक हीटर लेने गए, उसने कहा सर 1000 वॉट का है, दूसरा वाला 3000 वॉट का है, कौन सा दे दूं। तुम लगाओगे हिसाब, तुम कहोगे यार 3000 वॉट का अगर पावर है तो भाई एनर्जी भी तो ज़्यादा लेगा, बिल भी ज़्यादा बनेगा, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो एक काम का 1000 वॉट का दे दे। तो एक तरीके से आपके दिमाग में आ गया पावर आपको क्या आइडिया बता रही है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये तो मोटा मोटा आइडिया हो गया पावर के बारे में। क्लियर है, तो अब पढ़ेंगे पावर क्या है। द रेट एट विच वर्क इज डन बाय अ सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। यानी जो रेट होता है, द रेट एट विच वर्क इज डन, जो रेट होता है जिसकी हेल्प से वर्क किया जाता है किसी भी सोर्स ऑफ EMF के द्वारा करंट को मेंटेन करने के लिए सर्किट के अंदर, उसी को इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है मेरे भाई कि एक बात बताओ, अगर पावर ज्यादा है तो सोर्स ऑफ EMF को ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम क्यों करना पड़ेगा भैया, ज्यादा करंट चाहिए। ज्यादा करंट क्यों चाहिए, क्योंकि ज्यादा करंट लेगा तभी तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इन्होंने इस बात को कैसे डिफाइन कर दिया कि भाई जो पावर होता है वो हमें बताता है कि कोई भी
जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है वो करंट के द्वारा कितना वर्क कराएगा, पावर ज्यादा है ज्यादा करंट के द्वारा वर्क कराएगा, ज्यादा ईएमएफ को वर्क करना पड़ेगा उस डिवाइस को। अगर पावर कम है तो करंट को भी कम वर्क करना पड़ेगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा इन्होंने डिफाइन किया है द रेट एट विच एन अप्लायंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी एक बात बताओ, आपने एनर्जी ले ली, अब कुछ तो करोगे, बल्ब है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, जल गया, लाइट एनर्जी मिल गई। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जितनी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा आप कहोगे पावर उतनी है। ज्यादा एनर्जी देगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा, ज्यादा पावर है। और ज्यादा लाइट एनर्जी देगा तो और ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा और ज्यादा पावर है। तो या फिर ऐसे बोल दो कि भाई जितना अप्लायंस कन्वर्ट कर रही है, अब अप्लायंस कोई भी हो सकती है, पंखा है, पंखा क्या कर रहा है, हवा दे रहा है। अगर एनर्जी ज्यादा लेगा और ज्यादा तेजी से घूमेगा, ज्यादा तेजी से घूमेगा ज्यादा हवा देगा। तो क्या बोला, द रेट एट विच अप्लायंस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके कन्वर्ट करेगा कोई भी अप्लायंस, ये इंफॉर्मेशन देती है इलेक्ट्रिक पावर। तो आइडिया हो गया, पंखा भैया 200 वॉट का है या पंखा 750 वॉट का है, इसका ना समझ में आ गया कि 750 वॉट यानी इतनी एनर्जी लेगा उतनी एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा मैकेनिकल फॉर्म में। अगर ज्यादा वॉट का पंखा है तो ज्यादा एनर्जी लेगा, ज्यादा कन्वर्ट करेगा। क्लियर है? नोट करना, नोट कर लो, वीडियो पॉज करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बात की गई है कि अब मान लो वही तो हम निकाल रहे थे कि करंट कितना वर्क करेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट हो कितना वर्क करेगा, तो वही निकालेंगे। इफ अ करंट आई फ्लो थ्रू अ सर्किट फॉर अ टाइम टी, हमने मान लिया किसी भी अप्लायंस में या किसी भी सर्किट के अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है टाइम टी के लिए, ठीक है, एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वी, और उस जगह पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई है वो कितना है, वी है। ओके, द वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम्ड इज गिवन बाई, तो जो वो डिवाइस है या जो अप्लायंस हो कितना वर्क करेगी या कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगी। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एनर्जी इक्वल टू वी आई टी था, याद है कि नहीं। अगर किसी का पास वी पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई कराओ, उसके अंदर आई करंट फ्लो करे, टी टाइम के लिए फ्लो करे, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इतनी वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, या कह लो इतना वो वर्क कर रहा है करंट। क्लियर है? तो एनर्जी पता चल गई। अब पावर की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर होता है द रेट ऑफ वर्क। क्या होता है? द रेट ऑफ वर्क, द रेट ऑफ वर्क। तो याद रखना भाई, जब भी फिजिक्स में रेट वर्ड आता है ना, जब भी रेट तो डिवाइड होता है। अब द रेट ऑफ वर्क विद टाइम, तो वर्क के साथ डिवाइड होगा टाइम का। तो इसे याद रखना, द रेट बहुत जगह यूज होता है, बहुत से अच्छे कंफ्यूज रहते हैं कि द रेट ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ वर्क, द रेट ऑफ पोटेंशियल, द रेट ऑफ करंट। तो द रेट का मतलब होता है जब भी डिवाइड होगा, तो कौन डिवाइड होगा वो डिपेंड करता है कि जैसे द रेट ऑफ वर्क इन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन बाई टाइम से डिवाइड होगा। क्लियर है? तो वर्क अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। और कितना वर्क किया इलेक्ट्रिक करंट ने, जब वो आई करंट था वी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने पर गया, टी टाइम के लिए गया, तो उसने वी आई टी वर्क किया। तो यहां से मैं पावर निकाल सकता हूं वी आई टी अपॉन वी। तो देखो पी इक्वल्स टू क्या है, डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू कितना है मेरा, वी आई टी। तो मेरा ये कितना हो गया, नीचे टाइम टी, टी से टी कट गया, पावर इक्वल्स टू आ गया वी आई। तो ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया, यानी इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। क्लियर है? पावर पता चल गया। आगे पावर को भी इन्होंने अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर दिया। मान लो किसी ने बोला मुझे यार वी नहीं चाहिए, पावर के फॉर्मूले में वी नहीं चाहिए, तो मैं पता है कि वी इक्वल टू आई आर लगा सकता हूं। तो पी इक्वल टू मैंने वी की जगह लगा दिया आई आर इंटू आई, नया फॉर्मूला मिल गया पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्या मिल गया, आई स्क्वायर आर। अब किसी ने कहा ना भाई मेरे को तो वो नहीं लगाना, मेरे को आई नहीं लगाना, तो एक काम करो आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर। तो P इक्वल्स टू वी अपॉन आर लगाओगे आई की जगह, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। तो आर से एक स्क्वायर कट गया, वी स्क्वायर बाई आर। तो इसीलिए तीन एक्सप्रेशन बोल दिए, या तो पावर वी आई इक्वल बोल दो, या पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर बोल दो, या पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर बोल दो। चॉइस इज योर। ठीक है, यानी वो डिपेंड करेगा फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो। यानी अगर तो फॉर्मूले में वी और आई दिया हुआ है मेरे भाई, तो वी और आई वाला यूज कर लो। ठीक है, और अगर फॉर्मूले में बोल रहा है कि नहीं भैया इतना करंट है और इसका इतना रेजिस्टेंस है, वोल्टेज की बात ही नहीं कर रहा, तो वी आई थोड़ा ना फॉर्मूला लगाओगे, फिर आई स्क्वायर आर लगा दो। अब मान लो तुम्हें यही नहीं पता भैया कितना करंट फ्लो कर रहा है, और तुमसे कह रहा नहीं हमें तो पावर बताओ, तुमने कहा अच्छा 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और इसका रेजिस्टेंस है यार 220 ओम,
तो वहां से पावर किस फॉर्मूले से निकालोगे, वी स्क्वायर बाई आर से। भैया जब करंट नहीं है तो इस फॉर्मूले को कैसे लगाओगे, आई स्क्वायर आर से। तो ये डिपेंड करता है कि क्या गिवन है और कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में सूटेबल रहेगा। क्लियर है? ठीक है, अब बात कर लेते हैं पावर की एसआई यूनिट की। ये तो मैंने पहले बता दी थी कि जब भी आप मार्केट में जाते हो तो पीछे क्या लगा होता है, वॉट। ये 50 वॉट का है, ये 400 वॉट का है, ये 10 वॉट का है। तो आपका इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या हो गई मेरे भाई, वॉट हो गई, WA+T। क्लियर है मेरे भाई? नेक्स्ट, डिफाइन 1 वॉट, यानी आप 1 वॉट से क्या समझते हो। तो 1 वॉट से हम क्या समझते हैं, देखो पावर 1 वॉट कब आएगी, P=W/T होता है। तो पावर 1 वॉट कब आएगी, अगर वर्क 1 हो जाए और टाइम 1 हो जाए। अगर वर्क 1 हो जाए, टाइम 1 हो जाए तो पावर 1 वॉट आएगी। तो कैसे, एक कहानी बनाओ, देखो कहानी बनाते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम करे 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे उस अप्लायंस की जो पावर है वो 1 वॉट है। अगर कोई अप्लायंस 1 जूल की एनर्जी कंज्यूम करे 1 सेकंड के अंदर, तो उस अप्लायंस की पावर 1 वॉट है। क्लियर है? ओके, द पावर ऑफ एन अप्लायंस इज 1 वॉट इफ इट कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। वही वाली बात है, 1 जूल पर सेकंड एनर्जी कंज्यूम करे। आगे एक और तरीके से डिफाइन किया, द पावर ऑफ सर्किट इज 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस इट। यानी हम पावर को 1 वॉट तब कहेंगे जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगे, तो हम उस डिवाइस को या उस अप्लायंस को 1 वॉट का कहेंगे। तुम कहोगे ये कहां से आया, क्योंकि भैया एक और फॉर्मूला था ना, एक तो P=W/T था, एक और भी तो फॉर्मूला था P=VI। तो भैया जब डिफाइन W/T से कर सकते हो तो VI से भी तो कर सकते हो। तो V को 1 रखो, यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो। I को 1 रखो, यानी 1 एम्पियर का करंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भैया पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। कितना किया, 1 वोल्ट का किया। पावर कितनी हो जाएगी, 1 वॉट हो जाएगी। तो अपना तरीका है, चाहे पावर को इस फॉर्म से एक्सप्लेन करो, चाहे इस फॉर्म से कोई आ जाए V²/R से करोगा, भैया V²/R से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पावर को डिफाइन करना आ गया 1 वॉट। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ यूनिट की बात हुई है। द बिगर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आर किलोवाट एंड मेगावाट। यानी अगर आपको कभी वॉट यूज नहीं करना तो आप बड़ी यूनिट यूज कर लो, किलोवाट। तो जैसे 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वॉट, कन्वर्जन है सिंपल। या मेगावाट यूज करोगे तो मेगावाट में होता है 10⁻6 वॉट। यानी जब पावर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, मान लो 10 लाख वॉट या 10,000 वॉट, तो फिर वहां पे मेगावाट आता है। ठीक है, तो 1 मेगावाट में कितने वॉट होते हैं, याद रखना 10⁻6 वॉट होते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं। एक और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर होती है हॉर्स पावर। आपने सुना होगा हॉर्स पावर यूनिट में बात होती है कि इसका हॉर्स पावर इतना है, तो वो भी पावर को बताती है। तो हॉर्स पावर भी एक क्या है, यूनिट है, किसकी, पावर की, HP हॉर्स पावर। अब बात आती है कि हॉर्स पावर को मान लो कभी कन्वर्ट करना पड़ जाए वॉट में, क्योंकि पावर की तो यूनिट वॉट होती है, हम तो वॉट में बात करते हैं, और हॉर्स पावर में गिवन हो तो कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो याद रखना कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट होता है। ओके, तो 1 हॉर्स पावर में आपको पता चल गया, 10 हॉर्स पावर है तो 7460 वॉट हो जाएगा, कन्वर्ट कर लो। क्लियर है, नोट डाउन कर लो इसे वीडियो पॉज करके। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। तो मेरे भाई ये आपके कॉन्सेप्ट थे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। जहां तक है ये वाला जो टॉपिक है, मे बी मुझे लगता है क्लास 12 से हटा दिया गया है, लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए बना दिया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लें, क्योंकि ये 10th में भी है, तो ये 10th वाले भी देख सकते हैं, 11th वाले भी देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी बहुत कॉमन चीज़ है, तो इसीलिए मैंने बना दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो या कोई भी बात करनी हो, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूंगा। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।